वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 19 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वेरियस स्टेजेस। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंपनी की स्थापना कैसे होती है और इसके स्थापना के विभिन्न चरण कौन से होती हैं। इस चैप्टर का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड यानी कि लास्ट ही है, ठीक है। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का कि परविवरण का अर्थ और इसकी विषय सामग्री और पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में अंतर क्या है। तो आज हम थर्ड लेक्चर के अंदर यही करेंगे। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने ये 2 टॉपिक किए थे, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा हमारा लंबा हो गया था। ये बाकी सारा पोर्शन हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर हो चुका है। तो अगर आपने कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं बिजनेस स्टडी का, तो हमारे चैनल गेज एंड सक्सेस पॉइंट पे कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट बनी हुई है 11th बिजनेस स्टडी के नाम से। आप उसमें जाकर कंप्लीट सिलेबस भी घर बैठे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो उससे पहले आप चैनल गेज एंड सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, लाइक बटन भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो आज हम परविवरण का अर्थ करने से पहले हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि ये दोनों टॉपिक इससे लास्ट वाले चैप्टर में हमने किए हैं, तो हम सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे। उसके बाद ही हम जो है प्रोस्पेक्टस के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, 2 टॉपिक है हमारे पास, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सेकंड जो है वो है हमारा डिफरेंस, इसमें करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव। देखो, पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य होता है कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन करना, और पार्षद अंतर नियम का जो उद्देश्य होता है वो जो इसमें जो उद्देश्य ये दिए गए, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाए जाते हैं अंतर नियम के अंदर। यानी कि जो पार्षद अंतर नियम है वो पार्षद सीमा नियम के अंदर जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए रूल को ही हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। सेकंड टॉपिक जो है हमारा, सेकंड पॉइंट है, यह कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है और ये कंपनी का सहायक प्रलेख है, ठीक है। रिलेशनशिप, यह कंपनी तथा बाहरी लोगों के मध्य में संबंध स्थापित करता है। मान लेते ए बिजनेस और 2 बिजनेस, इन दोनों के आपस में ये ए और बी के अंदर ये क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। और ये कंपनी एवं कंपनी के मध्य संबंधों को विस्तृत व्याख्या करता है। मान लेते हैं ये कंपनी है, ये कंपनी में काम करने वाले विभिन्न व्यक्ति और जो हो गए, ये इनको डिनोट करता है। यानी कि ये कंपनी के अंदर ही जो है कंपनी के सदस्य और कंपनी के मध्य जो है आपस में संबंध स्थापित करता है। वैलिडिटी, देखो वैलिडिटी, सीमा नियम में प्रदत्त मतलब दी गई शक्तियों से बाहर किए गए कार्य कंपनी द्वारा किए गए कार्य नहीं माने जाते, ठीक है। ऐसे कार्यों की पुष्टि समस्त सदस्य भी नहीं कर सकते। जो काम कंपनी के सीमा नियम में नहीं लिखा हुआ, अगर वो काम कर दिया जाता है तो कंपनी उसके लिए बाध्य नहीं है। अंतर नियमों में दी गई शक्तियों के बाहर किए गए कार्य भी अवैध होंगे, परंतु इन कार्यों की पुष्टि जो है बाद में सदस्यों द्वारा संभव है। अगर सदस्य इसको पुष्टि कर देते हैं, तो अगर मान लेते हैं सीमा नियम की सीमा में आ जाते हैं तो इसके कार्य माने जाते हैं। अगर उसके कार्य भी सीमा नियम की सीमा को क्रॉस कर जाते हैं तो नहीं माने जाते। आवश्यकता, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय इसको तैयार करना आवश्यक है, इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और देखो, एक पब्लिक कंपनी के लिए तो इसे तैयार करना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो इसकी जगह आप टेबल F में जो नियम दिए गए हैं उनको भी लागू कर सकती है, पर एक प्राइवेट कंपनी के लिए इसका निर्माण करना आवश्यक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये एक क्वेश्चन बनता है कि किस कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है, सार्वजनिक या निजी।
एक निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी को तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत होती है। अल्टरेशन परिवर्तन, पार्षद सीमा नियम को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कई मामलों में न्यायालय की स्वीकृति जरूरी होती है, तब जाकर ये जो है इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन पार्षद अंतर नियम है, उसमें कुछ प्रस्ताव पास करके आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हो। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हमारा जो थर्ड डॉक्यूमेंट है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है और ये कौन कौन सी कंपनी इशू करती है और क्यों इशू करती है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रोस्पेक्टस, इसका अभिप्राय उस प्रलेख से है जिसमें निर्गमन से संबंधित सभी सूचनाओं का उल्लेख होता है। निर्गमन मतलब अंशों को निर्गमित करने से संबंधित, तथा जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है। ये प्रोस्पेक्टस आपका एक उसी तरह काम करता है जिस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट काम करती है। ठीक है, ये कंपनी की एडवर्टाइजमेंट ही होती है एक टाइप की, जो ये बताती है, जैसे मान लो जॉब एप्लीकेशन निकलती है, ठीक है, तो कोई कंपनी है वो जॉब एप्लीकेशन, जैसे गवर्नमेंट की जॉब एप्लीकेशन आपने देखी होगी, गवर्नमेंट को जितने एम्प्लॉय लेने होते हैं उनकी एक एप्लीकेशन बनाती है, उसको फार्म कहते हैं। तो उस फार्म के अंदर किस पोस्ट पर कितने बंदे चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस तरह कितनी फीस होगी, पूरी डिटेल होती है। सेम उसी तरह से कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस, एक फार्म, एप्लीकेशन फार्म बनाकर जनता में इशू करती है और इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की कंप्लीट डिटेल होती है। ठीक है, इसको हम डिटेल से करते हैं। देखो, कंपनी के निर्माण से संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है, वो कौन सा है, परविवरण, प्रोस्पेक्टस। सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जनता से आवश्यक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से परविवरण निर्मित किया जाता है। कंपनी के प्रवर्तक इसका निर्माण प्रायः समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही करती है। वास्तव में कंपनी के जन्म के संबंध में लोगों का ध्यान आकर्षित करने का ये एक मुख्य साधन है, यानी कि एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट ही है। इस प्रकार परविवरण कंपनी का एक विज्ञापन होता है और कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत परविवरण निर्मित करने का अधिकार केवल अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी को ही है और किसी कंपनियों को नहीं है। हाँ, एक निजी कंपनी अपने समामेलन के तुरंत पश्चात अपना व्यापार आरंभ कर सकती है, परंतु एक सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जो है, पूंजी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है उसे, और यदि सार्वजनिक कंपनी यह पूंजी जनता से एकत्रित करती है तो उसे पहले परविवरण पत्र जारी करना होगा, पूंजी एकत्रित करनी होगी, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। अब आता है कि जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसकी विषय सामग्री क्या है, सॉरी ऑब्जेक्टिव, विषय सामग्री से पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के जो है ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला है अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना, काम ये पहला। उन शर्तों का ब्यौरा देना जिन पर जनता को अंश व ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि कुछ कंडीशंस भी होती है ना, उन कंडीशन का भी डिटेल देनी जरूरी है। इस आशय की घोषणा करना कि परविवरण में लिखी बातों के लिए कंपनी के संचालक उत्तरदायी है। साथ के साथ इसमें यह भी लिखा जाता है कि जो ये लिखी गई है इंफॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस में, इसके लिए पूर्ण रूप से कंपनी के संचालक रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये थे कंपनी के इसके प्रोस्पेक्टस के उद्देश्य। अब आता है नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस। नीड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कंपनी पर विवरण निर्मित करे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। एक निजी कंपनी पर जनता के लिए अंश और ऋण पत्र खरीदने या बेचने के प्रस्ताव, यानी कि कंपनी निजी कंपनी होती है वो जनता को अपने ऋण पत्र या अंश बेच नहीं सकती, उन पे प्रतिबंध होता ही है, इसलिए उन्हें तो ये परविवरण पत्र निर्मित ही नहीं करना, कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब वो जनता को अपने शेयर ही नहीं बेच सकती, तो जब वो शेयर ही नहीं बेच सकती, डिवेंचर ही नहीं बेच सकती, तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी पर विवरण निर्मित करना है और अंशों का आवंटन करने से पहले
पूरा पर विवरण या पर विवरण की जगह स्थाना पर विवरण रजिस्ट्रार महोदय के कार्यालय में भेजना भी आवश्यक है। एक कंपनी जो अंशों द्वारा सीमित है और एक सार्वजनिक कंपनी है जो अपने अंश और ऋण पत्र जनता को बेचती है, उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी है। और दूसरा, इशू करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जो आपका अंश आवंटित हो जाए उससे 3 दिन के अंदर अंदर इसको रजिस्ट्रार के कार्यालय में भी भेजना जरूरी है। परंतु जिस कंपनी के संचालक अपनी पूंजी निजी साधनों से एकत्रित कर लेते हैं, उनको ये परिविवरण पत्र निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनसे भी रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भेजना पड़ेगा। ये जो है ये मान लेते हैं आपका है प्रोस्पेक्टस, ठीक है, और ये है आपका स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर कंपनी ये इशू करती है तो कंपनी को इसको इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी ये इशू नहीं करती है तो इसकी जगह पर इसको कंपनी को और रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजना पड़ेगा। इसको ये जो है स्थानापन्न परिविवरण, ये इसकी जगह ले लेता है, इस कारण से इसका नाम ही स्थानापन्न विवरण पत्र रखा गया है, ठीक है। तो ये भेजना जरूरी है। अब आता है कि आपका जो प्रोस्पेक्टस होता है उसकी विषय सामग्री क्या होती है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। परिविवरण कंपनी का एक ऐसा आधारभूत पत्र है जो जनता को कंपनी की व्यावसायिक योजना और उसकी लाभ उपार्जन करने का अध्ययन करा के जनता को अपना धन विनियोजित करने के लिए आकर्षित करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिविवरण में कंपनी का वास्तविक चित्र प्रस्तुत होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या लिखा होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड सिग्नेटोरियर्स टू द मेमोरेंडम। इसमें कंपनी के मुख्य उद्देश्य है, सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पते, पेशे और उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की संख्या लिखना जरूरी है। सेकंड है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में भी कंप्लीट डिटेल होती है प्रोस्पेक्टस में कि कंपनी की जो है अधिकृत पूंजी एथोराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, उसकी डिटेल, कितने टाइप के अंश कंपनी ने खरीद रखी है, प्रत्येक प्रकार के अंशों की संख्या, अंशों का प्रकार मतलब होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कितने कितने हैं, और अंशधारियों के अधिकार क्या है। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में आ जाता है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। अगर रिडीमेबल है तो उनकी संख्या कितनी है, उनकी भुगतान की विधि क्या है और उनकी तिथि क्या है, ये डिटेल होती है। मैनेजरियल पर्सनल, निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम और पते होने जरूरी है, और वो नाम और पते देखो जो संचालक है या प्रस्ताविक संचालक है, प्रबंध संचालक है, मैनेजर हो गया, और अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित संचालक बनने के लिए योग्यता अंश क्वालिफिकेशन शेयर की संख्या इन्होंने ले ली है। इनको कितना कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा उसकी डिटेल, चाहे उन्होंने संचालक प्रबंध किसी भी रूप में हो, उनको क्या क्या पारिश्रमिक दिया जाएगा, क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटीज होगी, तो ये सब बातें उसके अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये पॉइंट अभी हम डिटेल में कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर वही है। तो वह राशि जो संचालकों की राय में कंपनी का व्यवसाय शुरू करने के लिए पहले एकत्रित करनी जरूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि हमें जितनी पैसे की जरूरत है उतनी ही एप्लीकेशन के साथ मंगवाई जाती है, उसी को ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। अभिधान सूची का खुलना, ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। अभिधान सूची खुलने का समय परिविवरण पत्र जारी करने के बाद 5वां दिन आरंभ होने से पहले नहीं हो सकता, यानी कि अलॉटमेंट का टाइम। आपने मान लेते हैं 1 जनवरी को आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, तो एप्लीकेशन आने का टाइम भी होएगा, उसके बाद 5 डे के बाद आप जो है क्या करोगे, जो है अलॉटमेंट की जो लिस्ट है, यानी कि आप देखोगे कि कितने एप्लीकेशन हमारे पास आई है, ये देख सकते हो। आवेदन तथा आवंटन राशि, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। प्रत्येक अंश पर आवेदन और आवंटन के समय देय राशि का उल्लेख किया जाना कि एप्लीकेशन के टाइम हम कितने लेंगे, जब शेयर अलॉट हो जाएगा तब हम कितने मांगेंगे। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल होती है। यदि पिछले 2 वर्षों में कोई प्रोस्पेक्टस इशू किया गया है
तो प्राथित उसमें सब्सक्राइब्ड और जो अलॉटेड शेयर है उनकी डिटेल भी देना जरूरी है। नकदी के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में निर्गमित अंश या ऋण पत्र, शेयर और डिवेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इन अंशों और ऋण पत्रों की संख्या, धनराशि जो पिछले 2 वर्षों में नकदी के अतिरिक्त भी प्राप्त की है। ठीक है, इस संबंध में प्रतिफल का उल्लेख देना जरूरी है कि कैश के अलावा आपने क्या लिया है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर क्या लिया है, वो देना जरूरी है। अंश प्रीमियम, परिविवरण के प्रकाशन की तिथि से पहले 2 वर्ष के अंदर निर्मित किए गए अंशों पर दिए गए प्रीमियम की राशि यदि है तो उसकी डिटेल देना जरूरी है। अंडरराइटर, यदि अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन अभिभावकों की सहायता से किया गया है तो उनके नाम, संचालकों की राय कि इन अभिभावकों की आर्थिक दशा कैसी है, उनके साधन, उनके उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से पर्याप्त करता है या नहीं करता है, इनकी डिटेल भी देते हैं इसके अंदर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्ययों की अनुमानित राशि, उन व्यक्तियों के नाम जिनके द्वारा ये व्यय किए जा रहे हैं या किए जाने हैं, उनकी डिटेल भी प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। प्रवर्तक, प्रमोटर, प्रमोटर को दी जाने वाली राशि और प्राप्त मूल्य, इसमें यह भी लिखा रहना चाहिए कि कंपनी के प्रवर्तन में उनका हित किस सीमा तक है, यानी कि उनका हित मतलब उनका हिस्सा। ठीक है। ऑडिटर, ऑडिटर वो होता है जो अकाउंट चेकिंग करते हैं, उनके नाम, पते और वो फीस क्या लेते हैं स्पष्ट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह निश्चित स्थान, समय लिख देना चाहिए जहाँ पे ऑडिट होना है, और अंकेक्षकों या ऑडिटर द्वारा जो ऑडिट खातों का निरीक्षण किया जा सके, कहाँ करना है, किस समय करना है, साल में कितनी बार करवाना है, क्या फीस देनी है, ये सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है। व्यवसाय का विवरण, डिटेल्स ऑफ बिजनेस। तो देखो, कंपनी का व्यापार, उसका क्षेत्र, यदि व्यापार पहले से चलता आ रहा है तो इस बात का भी उल्लेख करना है कि कितने समय से चला आ रहा है। यदि कंपनी किसी चालू व्यवसाय को खरीदना चाहती है जिससे कि अभी 3 वर्ष नहीं हुए तो इसकी भी वास्तविक अवधि दिखाना जरूरी है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, क्रय की गई संपत्ति, क्रय की जाने वाली संपत्ति का विवरण, क्रेताओं के नाम और पते, उनको नगद धनराशि दी जाएगी, अंश ऋण पत्रों का भुगतान किया जाएगा, संपत्ति खरीदी है या फिर लीज पर ली है तो विक्रेता शब्द में पट्टे पर देने वाला शब्द भी लिख देना चाहिए अगर ऐसे पट्टे पर, लीज पर ली गई है तो। रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स, अंतर नियमों में प्रतिबंध, यदि कंपनी के अंतर नियमों में अपने सदस्यों के कंपनी की सभा में उपस्थित होने, बोलने, मत देने के अधिकार, अंशों के हस्तांतरण के अधिकार या कंपनी के संचालकों पर प्रबंध के अधिकारों के विषय में नियंत्रण लगाए, कुछ कंट्रोल है सदस्यों के ऊपर, और वो कंट्रोल है तो किस टाइप का है, किस नेचर का है, तो उसकी भी डिटेल देनी जरूरी होती है जो प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है। लाभों अथवा संचित का पूंजीकरण, संचित का पूंजीकरण मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, कंपनी अथवा उसकी सहायक कंपनियों के जो लाभ, सुरक्षित कोषों का पूंजीकरण का विवरण, कंपनी की संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ होता है उसका प्रयोग करने की विधि क्या होगी, ये डिटेल भी प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है। नेक्स्ट है निरीक्षण का समय व स्थान, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, निश्चित स्थान, समय जहां कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइनल अकाउंट रखे होते हैं या बुक्स रखी होती है, रिकॉर्ड रखा होता है, वो उसकी जगह या उसकी डिटेल बतानी जरूरी है। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें महत्वपूर्ण अनुबंध की तिथि, उनके पक्षकारों के नाम, पते देने जरूरी है। ये अनुबंध किस किस के साथ होते हैं? संपत्ति बेचने वालों के साथ, दलालों, कानूनी सलाहकारों, विदेशी सहयोगकर्ता, इनके साथ होते हैं, तो इनकी पूरी डिटेल भी इसमें दी जाती है। तो ये था, हमने अभी किया प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो उसकी जगह कंपनी एक और पत्र इशू करती है और उस पत्र का नाम होता है स्थानापन्न परिविवरण, या इसको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, देखो, स्थानापन्न परिविवरण से आशय उस पत्र से है जो परिविवरण के स्थान पर तैयार किया जाता है और रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाता है। एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी जिसने परिविवरण निर्गमित नहीं किया है
तब तक अपने अंशों व ऋण पत्रों का निर्गमन नहीं कर सकती जब तक कि वह अंशों और ऋण पत्रों को आवंटन के 3 दिन पहले ये स्थानापन्न पर विवरण रजिस्ट्रार के पास ना फाइल कर दे। दिन कितने हैं? 3 दिन। ठीक है, अब आती है इसकी जो है किस कंडीशन में करती है। परविवरण के स्थान पर स्थानापन्न परविवरण को निर्गमित करने की कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है? जब एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करने की बजाय जो है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो वो कुछ कंडीशन है जिसमें ही कंपनी करती है। फर्स्ट है, जब किसी अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी ने अपने निर्माण पर प्रतिबंध पर विवरण का निर्गमन न किया हो। ठीक है। दूसरा है, यदि किसी निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी के रूप में परिवर्तन हो गया हो। तीसरा है, यदि किसी कंपनी की समस्त आवश्यक पूंजी निर्माण के पश्चात अपने आप ही प्राप्त हो जाती है तो जनता को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं। ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, ये एक टाइप से पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इशू किया जाता है कि आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, हमारी कंपनी में पूंजी लगाओ। अगर आपको पब्लिक में से पूंजी की जरूरत ही नहीं है तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी कंपनी जो प्रारंभ में अपने अंश और ऋण पत्र जनता को निर्गमित नहीं करती है और बाद में निर्गमन करना चाहती है। जब कंपनी ने अपने अंश और ऋण पत्रों को किसी ऐसे व्यक्ति यानी कि अंडरराइटर को बेच दिया जो इन्हें जनता के लिए प्रस्तावित अपने आप ही कर देगा, तब भी आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ल्यू प्रोस्पेक्टस। इसमें वो सारी बातें होती है जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की राशि कितनी होगी, जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, परचेज की गई एसेट से रिलेटेड, संचालक और जो प्रबंधक है उनकी सूचना, उनका पारिश्रमिक, अंडरराइटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर, कंपनी की संपत्तियों में संचालक और जो दूसरे पक्षकार है उनका हिस्सा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कितनी राशि है, भुगतान कब करना है और कौन कौन से महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, उनकी डेट क्या है और जिन जिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो किस टाइप के हैं, जैसे लॉयर है या फिर ऑडिटर है, उन सब की समय और स्थान जहां पर कंपनी के अंतिम खातों का निरीक्षण किया जाता है, यानी कि जहां खातों की इंस्पेक्शन की जाती है वो किस जगह, किस ऑफिस में, किस सिटी के अंदर, कहां पर करवाई जा सकती है, यानी कि उस जगह का भी नाम देना जरूरी है। तो पर विवरण में दी जाने वाली प्राय सभी बातें जो है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। यदि ये जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता परंतु फिर भी यह कंपनियों और ऋण पत्रधारियों के बीच में एक अनुबंध का ही आधार होता है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। फर्स्ट हमने स्टडी किया इसमें हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस किया है। सेकंड टॉपिक हमारा था प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल स्टडी की है। थर्ड टॉपिक हमारा था स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल स्टडी की है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, अच्छा लगा है, समझ आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी।